उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेलेंगे और जीतेंगे। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। यूपी में हार का मंथन पूरा हुआ, चिंतन खत्म हुआ। अब योगी 27 के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कहां पर कमी रह गई, किसने भीतरघात किया, किसने अपनों के वोट काटे, कहां पर बीजेपी गलती कर बैठी, पूरी रिपोर्ट के साथ साथ योगी ने कमियां भी बताई और अब क्या करना है ये भी समझाया। जो लोग सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी कमजोर हो गए हैं, उनका ग्राफ डाउन हो गया है, पार्टी का कंट्रोल बदलेगा, अब उनकी सोच जरूर बदल गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चौबीस में यूपी क्यों हारे, किसकी वजह से हारे, किसने साजिश रची, सबके नाम योगी आदित्यनाथ के पास है। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। 2027 के लिए जो साजिश रच रहे हैं, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको भी क्लियर मैसेज मिल गया। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। चिंतन भी हुआ, मंथन भी हुआ, एक एक सीट का हिसाब हुआ, एक एक नेता से सवाल जवाब भी हुए और अगला टारगेट भी मिला। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए। 24 का चुनाव बीत गया, 27 का चैलेंज आने वाला है, लेकिन दोनों के बीच में उपचुनाव है। 10 सीटों का इम्तिहान है। ये 10 सीट 27 का मोमेंटम बनाएंगी। जीतने वाला फ्रंट फुट पर रहेगा, हारने वाला बैक फुट पर चला जाएगा। यूपी में बीजेपी बैक फुट पर खड़ी हो, ये योगी आदित्यनाथ को कभी मंजूर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैक फुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। यूपी में न नेता बदलेगा, न मॉडल बदलेगा। जो नेता 24 के रण में बदल गए, उनको सुधारना होगा। अल्टीमेटम क्लियर है, माइक्रो लेवल से लिस्ट तैयार हुई है। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने की वजह खुद योगी आदित्यनाथ एक एक करके गिनाई। अति आत्मविश्वास, अफवाह, साजिश, भीतरघात, वोट बैंक शिफ्ट होना, लोकल मुद्दों से दूरी बनाना। यूपी लोकसभा चुनाव में सबसे आगे मोदी का नाम था, फिर योगी का काम था, डबल इंजन का दम था। नतीजा, ग्राउंड लेवल में जितनी मेहनत नेताओं और कार्यकर्ताओं को करनी थी वो नहीं हुई। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्कोर 33 रहा, एनडीए का 36 पहुंचा, अकेले समाजवादी पार्टी 37 पर है, कांग्रेस 1 से 6 पर पहुंच गई। बीजेपी का ग्राफ 19 में 62 था, 5 साल में 33 पर आ गया। झटका बड़ा है, यूपी का मूड बदला तो दिल्ली की सियासत तक बदल जाती है। 24 ने सबसे ज्यादा 27 के लिए अलार्म बजाया है।
जिन सीटों ने सबसे ज्यादा बीजेपी को झटका दिया वो हैं अयोध्या, अमेठी, बदायूं, एटा, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कैराना, हमीरपुर, धौरहरा, बांदा, प्रयागराज, जालौन, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती। लिस्ट लंबी है और 27 के लिए चैलेंजिंग भी। जहां पर दलित वोटर ज्यादा था, जहां पर पिछड़ा वोट जीत की गारंटी है, वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वोट बैंक शिफ्ट हुआ। इसकी वजह अफवाह की आंधी चली जो बीजेपी रोक नहीं सकी। संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, ये जानते हुए दुनिया की ताकतें जानती हैं ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगे। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। जो जीते हैं वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके पहुंचे, जो हारे वो भी हार की वजह साथ लाए। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान 24,672 वोट से हारे। 2019 में 6,526 वोट से ही जीत सके थे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी क्यों हारी, इस सवाल का जवाब संजीव बालियान तैयार करके लाए। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतर घात? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज इस मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे। सबसे पूछा गया, सबका जवाब भी सुना गया और सबको समझाया सीधे योगी ने। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। बात साफ है, यूपी में आपसी मतभेद, मनभेद कुछ भी नहीं चलेगा। नेताओं को आपस में बात करनी होगी, लेकिन हर सीट पर हार का समीकरण अलग अलग है। मोहनलालगंज में बीजेपी 2014 जीती, 2019 में फिर जीती, 24 में 70,000 वोट से हार गई। यहां से मोदी सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर खड़े थे, इस बार हार गए। क्यों हारे, इसकी रिपोर्ट तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ता क्या वाकई में उदासीन है सर? आपको लगता है मोहनलालगंज में ये स्थिति है, लखनऊ लोकसभा में ये स्थिति है? देखिए, सारे लोगों ने मेहनत किया है और मैं समझ रहा हूं कि जहां कहीं उदासीनता रही होगी जिन लोगों के कारण, उसमें भ्रम में जनता ज्यादा फैली है। और एक से हम पिछले बार से केवल 33,000 वोट कम पाए हैं। पिछले बार हमको 6,30,000 वोट मिला था, इस बार 5,97,000 वोट मिला। केवल 33,000 वोट हमारा माइनस हुआ, और वो इसलिए माइनस हुआ कि लोगों ने भ्रम फैला दिया कि पिछड़ा और जो भी कमजोर तबके का है, शेड्यूल कास्ट है, वो वोट डालने नहीं पाएंगे। अगली बार कोई वोट नहीं डालने पाएगा, अगली बार वोट ही नहीं होगा। 400 सीटें जो मोदी जी मांग रहे हैं, तो ये इस तरीके का गलत प्रचार जो किया गया। कौशल किशोर का कहना है कि इंडी अलायंस के भ्रम ने वोटर्स को डरा दिया। बीजेपी का वोट बैंक टूटा है, दलित और पिछड़ा वोट छिटका है, अब दोबारा इनको जोड़ना है। राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है, और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार
होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। ओबीसी में कई जाति हैं जिनकी आबादी अलग अलग है। यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में कुर्मी कोरी सबसे ज्यादा हैं। 2024 में 61% कुर्मी कोरी ने एनडीए को वोट दिया, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 80% था। इस बार अन्य ओबीसी का 59% वोट बीजेपी प्लस को मिला, जबकि पिछली बार 72% ने कमल का बटन दबाया था। यादवों की बात करें तो इस बार सिर्फ 15% एनडीए के साथ खड़े थे। 19 में 23% यादवों ने बीजेपी का साथ दिया था। बीजेपी की महाबैठक राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में हुई। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को लेकर समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई, लेकिन सपा अब कितनी बदल गई, लोहियावाद क्या है, ये योगी ने बताया। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? वोट बैंक को दोबारा जोड़ने के लिए बीजेपी नेताओं ने डीपीए पर काम करना शुरू कर दिया है। डीपीए यानी दलित, पिछड़ा और अगड़ा। इसी लाइन पर चलकर अखिलेश 5 से 37 पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की मंथन बैठक में अखिलेश यादव का जिक्र भी हुआ, उनको सलाह भी दी गई। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में ममता ने कांग्रेस से बंगाल में हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन जब अखिलेश को बीजेपी ने सलाह दी तो अखिलेश पॉजिटिव नेगेटिव वाली थ्योरी समझाने लगे। हालांकि भविष्य की चिंता उनको भी है। तभी महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश अभी से सीट समझौता चाहते हैं, कांग्रेस से वादा चाहते हैं। उसके बाद यूपी में सेकंड फेज की साझेदारी आगे बढ़ेगी। बीजेपी को यकीन है उपचुनाव के बाद और 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम वोट वाली जंग शुरू होगी। कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है। अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था। 2019 लोकसभा के बाद सपा और बीएसपी का अलायंस ब्रेक हो गया था। हर बार वजह वोट बैंक ही था, मुस्लिम वोट बंटेगा, इसलिए बीजेपी हिंदू वोट को एक करने में लगी है। सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे,
पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना होगा तो जाति फैक्टर को डाउन करना होगा। 24 के रण में राजपूत नाराज हो गए, ये लाइन बहुत चली थी और सिर्फ कहने को नहीं चला बल्कि इसका इंपैक्ट भी नजर आया। अब कार्यकर्ता नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, ये वाला नैरेटिव शुरू हो गया है। लेकिन सर चर्चा होती थी कार्यकर्ता नाराज, अब तो लग रहा है विधायक नाराज हैं, पूर्व मंत्री नाराज हैं, सरकार के खिलाफ ही बोले पड़े हैं। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो लोक कल्याण के कार्यक्रम हैं उन्हें फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूँ उसी का परिणाम है कि लगातार 63-64 साल बाद तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नाराजगी सब खत्म हो गई? मतलब नाराजगी होती तो इतना शानदार परिणाम आता, क्या तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते? उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई सर, उत्तर प्रदेश में हालत खराब हुई सर। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि लगातार हर चुनाव का अलग अलग ट्रेंड होता है और हर चुनाव से कार्यकर्ता सीखता भी है और नए सिरे से फिर नए जोश के साथ लगता है। बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा की नाराजगी वाला वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली में आकर सफाई दी थी, लेकिन लखनऊ में मंथन बैठक में नहीं पहुंचे। नाराजगी दूर हो गई है या नाराजगी वाले नैरेटिव को दूर किया जा रहा है? यूपी में बीजेपी के अंदर भी एक्शन जारी है, इसका ऐलान भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंथन के बाद उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। हर कार्यकर्ता को काम सौंप दिया है, बता दिया यूपी में नेता योगी ही रहेंगे, नतीजा भी 22 वाला ही रहना चाहिए।